नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज धौरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मानव भूगोल के टॉपिक पार्थिव एकता का सिद्धांत, जो मानव भूगोल के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत। इसमें हमने पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत पढ़ा था कि किस तरीके से हर चीज़ परिवर्तनशील है और निरंतर क्रियाशील है और वो परिवर्तन सतत हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करता है, और वो सतत परिवर्तन जो हैं वह ही क्रियाशीलता का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब उसी से जुड़ा हुआ सिद्धांत दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत या अंतर संबंधों का सिद्धांत, कि पृथ्वी के ऊपर चाहे कोई भी मंडल हो, चाहे कोई भी घटक हो, वो क्रियाशील हैं और उसकी जो क्रियाशीलता है, उसमें जो परिवर्तन होता है, वह केवल उसकी क्रियाशीलता के कारण नहीं होता है, बल्कि अपितु वो आपस में जुड़े हुए हैं, एक तंत्र है। ये सभी घटक एक तंत्र के रूप में विकसित हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यही पार्थिव एकता का सिद्धांत है। ये मानव भूगोल का एक प्रमुख सिद्धांत है जो कि मानव भूगोल को एक विशिष्ट पहचान देता है, और इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर जो परिवर्तन होता है उसको एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजल ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में इस सिद्धांत के बारे में बताया है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वह जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में कोई भी तथ्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। इसी कारण इस सिद्धांत को अंतर्संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, और विडाल डी ला ब्लाश ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। पृथ्वी के सभी भौगोलिक तथ्य तथा भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में संबंधित हैं और नियंत्रित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक तथ्यों के पारस्परिक अंतर्संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। इसमें हम जो मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। मानव पारिस्थितिकी का अर्थ है कि मानव और उसके आसपास का जो परिवेश है, जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसके घटकों का, उनकी क्रियाओं का अध्ययन, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन और उनके आपस के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि अंतर संबंधों के अध्ययन के बिना पूरे तंत्र को समझना और किसी भी घटना का हम एनालिसिस या विश्लेषण करना तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उनके अंतर संबंधों को समझा नहीं जा सकता है। पार्थिव एकता का जो सिद्धांत अभी बताया आपको, जैसे फ्रेडरिक रेडजल ने दिया था, और उनकी जो शिष्या थी एलन चर्चिल सैम्पल ने अपने किताब इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट में भी इस सिद्धांत की हिमायत की है, और उन्होंने कहा है कि मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन को उस भूमि से अलग करके नहीं किया जा सकता जिसको वह जोतता है, अथवा वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, अथवा उस समुद्र को जिससे होकर वह व्यापार करता है। तो फ्रेडरिक रेडजल, एलन सैम्पल, आगे हंटिंगटन, ये सभी निश्चयवाद या पर्यावरणवाद के समर्थक थे। ये मनुष्य की क्रियाओं पर पर्यावरण या प्रकृति के प्रभाव को बताते थे और उसको दृष्टि
हमारे सामने करवाते थे। इनका ये था कि विचार ये था कि मनुष्य की क्रियाओं पर, उसके सभी क्रियाकलापों पर प्रकृति का प्रभाव प्रमुख है और उसी के आधार पर मनुष्य की क्रियाकलापों की विवेचना की जा सकती है, विश्लेषण किया जा सकता है। हंटिंगटन ने जलवायु का मनुष्य के पर नियंत्रण और सभ्यताओं के विकास और विनाश पर जो जलवायु का प्रभाव है उसको अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि भौतिक पर्यावरण सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित एवं संबंधित होते हैं, अतः किसी एक तथ्य को समझने के लिए दूसरे तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन इन्होंने अपनी जो विचारधारा है, जो सिद्धांत हैं, इसमें इन्होंने केवल प्रकृति का प्रभाव मनुष्य पे बताया है और प्रकृति को ही सबसे सार्वभौमिक और सर्वशक्तिशाली बताया है, और मनुष्य का प्रकृति के साथ में जो संतुलन है, जो समायोजन है, उसमें उन्होंने मानवीय पक्ष का जो प्रभाव है प्रकृति के ऊपर, वातावरण के ऊपर, उसको वो उतना महत्व नहीं दे पाए हैं। परंतु कुछ जैसे विडाल डी लबलास ने मनुष्य के प्रभाव को, मानव के प्रभाव को प्रकृति के ऊपर उसको ज़्यादा महत्व दिया है। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन किया है। अब पार्थिव एकता के सिद्धांत को हम समझें तो उसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो पृथ्वी के ऊपर सभी मंडल हैं, सभी घटक हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चाहे भौतिक तत्व, भौतिक घटक एक दूसरे को आपस में प्रभावित करते हैं, और भौतिक घटक के साथ साथ में वो मानवीय घटकों को, मानवीय और सांस्कृतिक तत्वों को भी आपस में प्रभावित करते हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच में भी अंतर संबंध है। भौतिक घटक भी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, ये सभी जो मंडल हैं, जो सभी तंत्र हैं, वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तभी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में पृथ्वी की ऊपर अलग अलग घटनाएं क्यों हो रही हैं। जैसे हम बात करें तो भौतिक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों से संबंधित हम देखें कि आखिर भौतिक तत्व जो हैं वो आपस में कैसे संबंधित हैं। तो उसमें हम जैसे पर्वत एवं नदियों की उत्पत्ति और विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे पर आधारित है। पर्वत और नदियाँ की उत्पत्ति, पर्वत और नदियों की उत्पत्ति की बात करें तो नदियाँ जो हैं वो तब बहेंगी, पानी नदी के रूप में तब प्रवाहित होगा जब उसको ढलान मिलेगी। अर्थात जब पर्वत होते हैं, पर्वतों से ही नदियों का उत्पत्ति होती है। तो पर्वत होंगे तो नदियाँ होंगी, और नदियाँ जो हैं वह पर्वतों को काट काट कर मैदान के रूप में बदल देती हैं, और उसकी काटी हुई मिट्टी का अपरदन कर उसको जमा करती हैं भूसन्नतियों में या गहरे भागों में, जहाँ पर मिट्टी के जमाव के कारण लगातार भूगर्भ पर अत्यधिक दबाव के कारण, आंतरिक बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण वहाँ पर भू हलचलें होती हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण हो सकता है। तो इस तरीके से नदी और पर्वत और मैदान आपस में जुड़े हुए हैं। वायुमंडलीय दशाओं एवं सूर्यताप में आपसी सहसंबंध की बात करें तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जो जलवायु प्रदेश हैं, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग जो दाब के मंडल पाए जाते हैं, अलग अलग वायुदाब की जो दशाएं हैं, वह सभी पृथ्वी पर सूर्य के अलग अलग ताप के कारण हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, तो पृथ्वी के हर हिस्से पर समान मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं प्राप्त होती हैं। हम भूमध्य रेखा से
ध्रुवों की तरफ देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ सूर्य की प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा ऊष्मा है उसकी मात्रा घटती है, जिसके कारण अलग अलग स्थानों पर पृथ्वी पर वायुदाब की अलग स्थिति होती है। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाले हिस्से में निम्न दाब की स्थिति होती है, तो ध्रुवों पर उच्च दाब की स्थिति होती है। इस तरह अलग अलग 4 दाब के मंडल बनते हैं हर अर्धगोलार्ध में। तो इस दाब की परिवर्तन के कारण, दाब की विभिन्नता के कारण पवनों की निर्माण, पवन बहने लगती हैं, पवनों की उत्पत्ति होती है। और पवनों के संचरण से पृथ्वी के ऊपर ताप, ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और इस ताप के अलग अलग होने के कारण सागर के अंदर अलग अलग जलधाराएं भी बहती हैं। आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अलग अलग जो जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, जो कि अलग अलग महासागरों में बहती हैं। उसी प्रकार से आगे हम देखें अंतर संबंध, तो जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति के बीच पारस्परिक संबंध हैं, जो स्पष्ट होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तापमान अधिक होता है, वहाँ पर सघन वनस्पति होती हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास हमें सघन वनस्पति देखने को मिलती हैं। वहीं जहाँ बारिश की कमी होती है, वहाँ पर वनस्पति की न्यूनता होती हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति अलग तरह की होती हैं और बहुत ही कम होती हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु में भी, जलवायु के जो प्रमुख घटक हैं वर्षा और ताप, इनमें अंतर संबंध हैं और पारस्परिक संबंध हैं। तो वनस्पति कम होगी तो बारिश होने की संभावना भी और कम हो जाती है, और बारिश कम होगी तो वनस्पति कम होगी या अलग तरह की वनस्पति होगी। तो ये इस तरीके से अंतर संबंध देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं पशु समुदाय में भी हम पारस्परिक संबंध देख सकते हैं कि जहाँ पर सघन वनस्पति हैं, जहाँ पर घास बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर घास पर जीवित रहने वाले पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी और उन पर जीवित रहने वाले मांसाहारी पशुओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। जहाँ पर घास या वनस्पति की कमी है, वहाँ पर जीव जंतु जानवरों की कमी होगी और विशिष्टता रखने वाले, विशिष्ट लक्षणों वाले जानवर वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो वहाँ पर अपने आप को जीवित रख सकते हैं। उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण, कुछ विशिष्ट समायोजन किए हुए होंगे। तो इस तरीके से भौतिक तत्व जो हैं वो आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाद में एक और आता है कि भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के बीच में जो अंतर संबंध है उसकी बात करें। तो पहले हमने भौतिक तत्वों के पारस्परिक संबंध के बारे में बात की। अभी अगले वीडियो में हम भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के पारस्परिक अंतर संबंधों के बीच में के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।